हेलो। इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल से मैं सतीश 2004 से 2017 तक ज्योग्राफी का सेकेंड पेपर को सॉल्व कराने के बाद अब मैं 2018 का सेकेंड पेपर लेके आया हूँ। अब सेकेंड पेपर क्या कहने का अर्थ ये है कि ज्योग्राफी का अब एक ही पेपर होता है 2018 से, और वो एक पेपर में क्वेश्चन होते हैं आपके 100। पहले क्या होता था कि 2004 से 2011 तक सेकेंड पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता था उसमें 50 क्वेश्चन होते थे, और बाकी जो और एक पेपर होता था थर्ड पेपर, उसमें आपको लिखना रहता था। ठीक है, लिखना लिखित होता था। ठीक। तो 2004 से 2011 तक जो ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 50, उसको मैं उस सीरीज को पूरा करा दिया हूँ। फिर उसके बाद आगे 2012 से 2017 तक 2012 से 2017 तक का जो सेकेंड पेपर है, 2012 से क्या हुआ कि सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर को लेके दो ऑप्शनल पेपर होने लगे। सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर को लेके दो ऑप्शनल पेपर होने लगे। सेकेंड पेपर में आपका जो है ज्योग्राफी का जो सेकेंड पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन रहते थे, और ज्योग्राफी का जो थर्ड पेपर था उसमें जो है ज्योग्राफी का थर्ड पेपर में कितने क्वेश्चन रहते थे, उसमें 75 क्वेश्चन रहते थे। ठीक है। तो इस तरह से दो पेपर चलता था ज्योग्राफी का 2012 से 2017। लेकिन जो मैं अभी साल कराने जा रहा हूँ वो है आपका 2018 का पेपर। अब 2018 से ये हुआ कि जो सब्जेक्ट के आप पेपर होंगे या ज्योग्राफी के पेपर होंगे वो होंगे 100 क्वेश्चन में। 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन रहेगा ज्योग्राफी का, एक ही पेपर में होगा। यानी फर्स्ट पेपर का आपका 50 क्वेश्चन, और सेकेंड पेपर का कितना हो जाएगा? 100 क्वेश्चन। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसी एक ही वीडियो में 2018 के जो क्वेश्चन है एक ही वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँ, जिससे आपको कई जगह दौड़ना न पड़े, बार बार वीडियो को बदलना न पड़े। और इतना क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको एक ही बैठने में करना ही पड़ता है। यूजीसी का 150 क्वेश्चन वैसे करना पड़ता है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो इतना तो करना पड़ेगा, और इतने के लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए कि 100 क्वेश्चन आप बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं इसको। और आप लोग जो है इससे पहले का जो वीडियो है 2004 से 2017 तक का जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसको आप लोग जाके देखिए। बहुत ही सटीक आंसर के साथ बनाया हूँ जो है, तो इसको आप लोग जाके अच्छे से देख सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और थर्ड पेपर की सीरीज़ देखिए, मैं बताता हूँ, कई बार को मैसेज आया थर्ड पेपर की सीरीज़ नहीं है, तो थर्ड पेपर की सीरीज़ मैं कराऊंगा। इसके कराने के बाद यानी 2022 तक के पेपर है उसको करा लेता हूँ, फिर उसके बाद थर्ड पेपर की सीरीज़ शुरू करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? कौन सा है क्वेश्चन कि भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो देखिए, भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन एक है होम्स, ऑप्शन दूसरा है जेम्स हटन, ऑप्शन तीसरा है हॉल एम डाना, ऑप्शन चौथा है J.W. पावेल। तो किसने प्रतिपादित की थी? अवधारणा पूछा है, भू अभिनति की अवधारणा कॉन्सेप्ट की बात किया है तो हॉल एवं डाना हो जाएगा। हॉल एम डाना महोदय ने भू अभिनति या जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसी को हाग महोदय ने सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। ठीक है, हाग महोदय ने सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा, भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? हॉल एवं डाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किसने किया था? किया है। तो कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे
यूरेनोग्राफी और जाग्राफी में विभाजन किसने किया था? ऑप्शन 1 है रिटर, दूसरा है पैस्कल, तीसरा है हम्बोल्ट, चौथा है वारेनिस। तो हम्बोल्ट महोदय ने कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया था और कॉस्मोग्राफी को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, यूरेनोग्राफी और जाग्राफी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए 2 का आंसर हो जाएगा तीसरा, हम्बोल्ट। तीसरा देखते हैं, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मोइर, डार्विन, बर्गेरान और बावेन। तो अवक्षेपण से संबंधित जो आइस क्रिस्टल सिद्धांत है वो बर्गेरान महोदय ने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, बर्गेरान महोदय। अवक्षेपण से संबंधित सिद्धांत आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बर्गेरान महोदय ने प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, आइस क्रिस्टल सिद्धांत को क्या नाम से जाना जाता है? मेघ अस्थिरता सिद्धांत। मेघ अस्थिरता सिद्धांत, इसको आप लोग याद रखिएगा, मेघ अस्थिरता सिद्धांत। ठीक है, मेघ अस्थिरता सिद्धांत। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, मेघ अस्थिरता सिद्धांत। किस सिद्धांत को? आइस क्रिस्टल सिद्धांत को मेघ अस्थिरता सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए, तो ये इसको याद रखिएगा, या ऐसे पूछ देगा, अवक्षेपण से संबंधित मेघ अस्थिरता सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? तब भी क्या हो जाएगा? बर्गेरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन अगला है कि प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अब प्रवाल भित्ति से संबंधित जो निमज्जन सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? डेविस है कि डार्विन है कि डेली है कि डाना है? तो जो प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन डार्विन महोदय ने किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति से संबंधित जो निमज्जन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन महोदय ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा, डार्विन महोदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? इसके लिए मैं कोड बताया था एक, क्या? CMRGL बताया था ना, यानी ऊपरी परपटी और निचली परपटी के बीच कोनार्ड, और निचली परपटी और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेप्टी, और निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच गुटेनबर्ग, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच लेहमान। तो CMRGL अगर याद रखेंगे तो पूरी तरह से हो जाएगा। अब पूछ क्या दिया? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग कहाँ? ये है आपका। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये किस में हो जाएगा? अभी बताया, प्रवाह और क्रोध के बीच में। देखिए, अगर और भी डिफाइन करके देता है तो निचली प्रवाह और ऊपरी कोड। तो यहाँ पे निचली प्रवाह और कोड नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि प्रवाह और कोड दिया है। देखिए, पपड़ी और प्रवाह है दिया है, पपड़ी और प्रवाह दिया है। दूसरा ऊपरी कोड निचला कोड दिया है, इसमें लेहमान हो जाएगा। ऊपरी प्रवाह निचली प्रवाह दिया है, टी हो जाएगा। पपड़ी और प्रवाह है, मोहो हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ गुटेनबर्ग पूछा है, तो गुटेनबर्ग क्या हो जाएगा? प्रवाह और कोड। तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? नदी समतल, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन प्लेन। देखिए यहाँ इंग्लिश में नदी समतल का मतलब है पैन प्लेन। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पैन प्लेन। पैन प्लेन का मतलब यहाँ नदी समतल दिया है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए, पैन प्लेन। ठीक है, पैन प्लेन। पैन प्लेन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, या नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? अब आसानी से आप बता लेंगे। CA कॉटन है, वान रिस्थॉफेन है कि क्रिक में है, या अल्फ्रेड वेगनर है?
तो पैन प्लेन की अवधारणा C.H. क्रिम्के महोदय ने प्रतिपादित की थी। ठीक, इसका सही के आंसर क्या हो जाएगा? छठे का तीसरा। नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो क्रिम्के ने महोदय ने प्रतिपादित की। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा से अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत भी कर सकते हैं। तो आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? नतिलंब, नति, अपनति, मुक्त फलक। तो आनत शैल स्थल पर जो क्षैतिज रेखा की दिशा है उसको कहा जाता है नतिलंब। उसे क्या कहा जाता है? नतिलंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नतिलंब को स्ट्राइक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? स्ट्राइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का 1, नतिलंब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर, अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर आविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आविलता धारा सिद्धांत का मतलब क्या है? टर्बिटी करंट थ्योरी। आविलता धारा सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्बिटी करंट थ्योरी। ठीक है, टर्बिटी करंट थ्योरी। तो टर्बिटी करंट थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है सालिन, दूसरा ग्रेगरी, तीसरा डेली और चौथा हैरी है। तो कौन प्रतिपादक है टर्बिटी करंट थ्योरी का? इसके प्रतिपादक है डेली महोदय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेली, अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर। ठीक है, अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम का जो है आविलता धारा सिद्धांत, टर्बिटी करंट थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? तो डेली महोदय है। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटरनॉस्टर झील क्या है? ऑप्शन 1 है हिम नदी सोपानों पर ज्वालामुखी उत्पत्ति झीलें, और समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें, और चौथा है नदी विसर्प से कटी अर्धचंद्राकार की झीलें। तो जो पैटरनॉस्टर झील होती है तो वो होती है हिम नदी सोपानों पर निर्मित। हिम नदी सोपान जब बने रहते हैं उसी पर क्या होती है? ये पैटरनॉस्टर झील निर्मित होती है। छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े जब वो होते हैं स्टेप होते हैं, हिम सोपान होते हैं। हिम सोपानों पर क्या होता है कि छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पैटरनॉस्टर झील। ठीक है, पैटरनॉस्टर झील के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? हिम नदी सोपानों पर। तो 9 का पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूतकाल की कुंजी वर्तमान है। यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? समस्थिति, पटल विरूपण, पट्टिका विवर्तनिक, एकरूपतावाद। तो इसका सही आंसर है एकरूपतावाद। एकरूपतावाद के अनुसार ही जेम्स हटन का जो एकरूपतावाद है उनका कथन ही है भूतकाल की कुंजी वर्तमान है। तो यूनिफॉर्मेटिज्म, एकरूपतावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि वायु की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायु की स्थिरता और स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए, वायु की स्थिरता व स्थिरता के डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दिया है विस्कोमीटर, ऑप्शन दूसरा दिया है रेडियो सांडेस, ऑप्शन तीसरा दिया है सोनार, ऑप्शन चौथा दिया है पीएच मीटर। तो रेडियो सांडेस उपकरण का प्रयोग वायुराशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किया जाता है। वायु की स्थिरता और अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो सांडेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियो सांडेस का प्रयोग वायु की स्थिरता अस्थिरता के डिग्री के निर्धारण के लिए किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका है। दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है, किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। तर्क क्या दिया है? दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। तो तर्क भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है, किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। तो दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाओं के चलने के कारण ऐसा नहीं होता है कि वो बर्फ़ से ढका रहता है, या दक्षिणी ध्रुव में तेज हवाओं के चलने के कारण ऐसा ये नहीं होता है कि वो 8 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। तो व्याख्या नहीं है, लेकिन जो कथन और कारण है वो दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए, कहा है कि कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज फ्रांस पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकार जो नीचे दिए गए हैं उसमें किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया है कि वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। दूसरा दिया है दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। तीसरा दिया है वामावर्त गति के साथ अपसारी सीमा और दक्षिणावर्त गति के साथ अभिसारी सीमा। तो जब जो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियाज भ्रंश है, पहली बात तो वो है रूपांतरित भ्रंश। तो ये अभिसारी और अपसारी वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे, पहला वामावर्त और दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। तो जो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियाज भ्रंश है, आपको ये बताना है कि दक्षिणावर्त गति के साथ है वो कि वामावर्त गति के साथ है। अब ये आपको तो पता चल गया कि वो क्या है, रूपांतरित सीमा है। ठीक है, रूपांतरित सीमा दोनों में दिया है। बस यही आपको पता करना है कि वो दक्षिणावर्त गति के साथ है कि वामावर्त गति के साथ है। तो कैलिफोर्निया का जो सैन एंड्रियाज भ्रंश है वो दक्षिणावर्त गति के साथ है। वो दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा है, दक्षिणावर्त गति के साथ। ठीक है, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा है। और दक्षिणावर्त गति को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रल कहते हैं। डेक्स्ट्रल, अगर कोई भ्रंश जो है, सॉरी डेक्ट्रल हो गया है, डेक्स्ट्रल ऐसे रहता है, डेक्स्ट्रल। तो जो ये कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियाज भ्रंश है वो दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा है, यानी दक्षिणावर्त गति को कहा जाता है डेक्स्ट्रल। और जो वामावर्त गति है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिनिस्ट्रल। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिनिस्ट्रल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे कि सैन एंड्रियाज भ्रंश की बात किया है तो उसे दक्षिणावर्त गति याद रखिए, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? किस प्रकार का उदाहरण है? दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। तो 13 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। और दक्षिणावर्त गति को क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रल कहा जाता है। ठीक है, डेक्स्ट्रल भ्रंश। ठीक है, चलिए। और वामावर्त गति की भी बता दिया था, लेकिन इसमें यहाँ याद रखिए वामावर्त गति का सिनिस्ट्रल बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। थानथवेट के अनुसार जो तापमान प्रदेश दिए गए हैं वहाँ पे उसको दिया है, और TE सूचकांक दिया है, सूचकांक का मूल्य। तो देखिए यहाँ पे मध्यतापी, सूचतापी, टैगा, टुंड्रा, इधर आपके उसके सूचकांक के मान दिए। तो सबसे भाई पहले आप मिला लीजिए, टुंड्रा सबसे ठंडा स्थान जो है वहाँ का TE सूचकांक क्या है? 1 से 15। तो डी का हो जाएगा दूसरा, डी का दूसरा आंसर। तो आपको एक ही से निकल गया है, देखिए। ठीक है,
लेकिन आगे मिलाते हैं हम। टैगा का क्या हो जाएगा, टैगा का हो जाएगा 16 से 31, ठीक है। टुंडा के बाद टैगा, तो टैगा का हो जाएगा 16 से 31, यानी डी का हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा पहला। अब देखिए सूक्ष्म तापीय है और मध्य तापीय है, तो सूक्ष्म तापीय का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 से 63। सूक्ष्म तापीय का क्या हो जाएगा 32 से 63, तो यानी इसका सही हो जाएगा चौथा। और अब एक बचा मध्य तापीय, मध्य तापीय का क्या सूचकांक हो जाएगा, टी सूचकांक 64 से 127, तो इसका अर्थ है ये तीसरा आंसर 14 का सही हो जाएगा, 14 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सॉरी 21 देख चुके, 22 देखते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से स्वमंडल होमोस्फीयर के सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से स्वमंडल यानी होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत क्या है। ज्वालामुखी गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन जलना, अम्ल वर्षा, वैश्विक ऊष्मन। तो इसका सही आंसर है आपका ज्वालामुखी गतिविधियाँ। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण क्या होता है, अक्रिय नाइट्रोजन का विशाल भंडार जो हमारे निचले वायुमंडल में वो विद्यमान है। तो इसका सही आंसर 22 का पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नजका पट्टल या नजका प्लेट, यहाँ पे नजका प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। नजका प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, पूर्व की ओर बढ़ रहा है कि पश्चिम की ओर बढ़ रहा है कि दक्षिण की ओर बढ़ रहा है कि उत्तर की ओर बढ़ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नजका प्लेट तो बढ़ रहा है आपको पूर्व की ओर, तो इसका सही आंसर है पूर्व की ओर। और वास्तव में अगर देखा जाए नजका प्लेट को, तो वो बढ़ रहा है आपका दक्षिण पूर्व की ओर, या पूर्व की ओर, ऐसे पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर, इस तरह से नजका प्लेट की गति है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो नजका प्लेट अगर मैं पूछूंगा आपका कहाँ से है, तो एक कमेंट का आप बॉक्स में आप बताइए कि नजका प्लेट कहाँ पे है, किस महाद्वीप की प्लेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। भूमि से समुद्र तक वेलांचल में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सही है। भूमि से समुद्र तक वेलांचल में कौन सा अनुक्रम सही है, कौन सा अनुक्रम सही है। वेलांचल मतलब समझ रहे हैं, वेलांचल बताया था पिछले वीडियो में आपका, लिटोरल जोन, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। तो वेलांचल में ये क्या है, ऑप्शन दिया है देखिए, पश्च तट, अग्र तट, निकट तट, अप तट, ये 4 ऑप्शन है। अब इसी को जो है इधर उधर किया है आपका, ठीक, इसी को आगे पीछे किया है। तो देखिए इसका जो पहला आंसर है, देखिए पश्च तट सबसे पहले बैक शोर होता है, बैक शोर होता है, फिर उसके बाद अग्र तट यानी फोर शोर होता है, फिर उसके बाद निकट तट यानी नियर शोर होता है, फिर उसके बाद अप तट या ऑफ शोर होता है, फिर उसके बाद ऑफ शोर होता है। ये इसकी कहानी, ये इसका क्रम है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाऊँ, तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ चित्र के माध्यम से। देखिए शायद मेरे पास चित्र होगा इसका। ये देखिए एक चित्र है आपके सामने। यहाँ से मैं बता देता हूँ, देखिए डाउनलोड चित्र है। ये देखिए ये समुद्र है, ये स्थल भाग है,
यहाँ से स्थल भाग की तरफ से वो पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ये लिया है बैक शोर, ठीक है। यहाँ से बैक शोर है, फिर आगे क्या लिखा है, फोर शोर, आगे क्या लिखा है, नियर शोर, और लास्ट में इधर समुद्र की तरफ लास्ट सीमा क्या है, ऑफ शोर की। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है कोस्ट से बीच तक, कोस्ट से बीच तक के भाग को लिया है, यानी कोस्टल एरिया को पूरी तरह से बांट दिया। कोस्टल एरिया कहाँ तक होती है, नियर शोर तक होती है। देखिए यहाँ पे दिया कोस्टल एरिया नियर शोर तक होती है, कोस्ट से नियर शोर तक कोस्टल एरिया होता है। और बीच शोर को दो भागों में बांट दिया जाता है, देखिए, यानी बीच या शोर को दो भागों में, बैक शोर और फोर शोर। फिर आगे फोर शोर के आगे क्या होता है, यहाँ पे नियर शोर, देखिए नियर शोर है, फिर ऑफ शोर है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको दूसरे कलर से आपको दिखा देते हैं इसको, हो सकता है क्लियर ना हो रहा हो। तो यहाँ देखिए आपका है बैक शोर, लैंड की तरफ बैक शोर है। फिर आगे क्या दिखा है इस चित्र में, आपको क्या दिख रहा है, फोर शोर दिख रहा है। फिर आगे देखिए क्या दिख रहा है, आपका नियर शोर दिख रहा है। फिर लास्ट में क्या दिखा है, समुद्र की तरफ ऑफ शोर। तो बैक शोर को क्या कहा जाता है, अभी बताया था, बैक शोर को कहा जाता है पश्चिम तट। बैक से मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, बैक यानी पश्चिम, इसको कहा जाता है पश्चिम तट। और फोर शोर को क्या कहा जाता है, फोर मतलब अग्र, आगे, तो अग्र तट कह दिया जाता है। और नियर शोर, नियर मतलब निकट होता है, तो इसे निकट तट कह दिया जाता है। और ऑफ शोर को क्या कहा जाता है, अप तट कहा जाता है। तो इसी तरह से ये है, तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर यही था आपका, क्वेश्चन नंबर 24 था ना। तो 24 देखिए यहाँ पे, भूमि से समुद्र तक वेलांचल के निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सही है। तो पहले ही बताया था, पहले आएगा बैक शोर यानी पश्चिम तट, फिर आएगा फोर शोर या अग्र तट, फिर आएगा नियर शोर या निकट तट, फिर लास्ट में ऑफ शोर, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आए पीछे वीडियो करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। 24 का पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और 25वां देखते हैं। अभिकथन और तर्क का है कि निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं। बिल्कुल सही है, गहरे क्षेत्र में अगर जाएंगे निम्न अक्षांश में तो समुद्री जल जमता नहीं है। अब देखिए तर्क, गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता, क्यों नहीं रहेगा भाई, दबाव, तीव्र दबाव के अंदर रहता है, नहीं रहता, ये गलत हो जाएगा। तो तर्क आपका गलत हो गया, तर्क आपका गलत हो गया, कथन आपका सही हो गया। तो ए सही है लेकिन आर असत्य है, तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे भी और आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको पता होना चाहिए। समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत या परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है। इस समुद्री जल की जो लवणता है पूरे विश्व में, विश्वव्यापी उसका औसत क्या है, एवरेज क्या है, औसत। तो उसका औसत देखिए, ऑप्शन एक दिया है 34 से 37, ऑप्शन दूसरा दिया है 27 से 29, ऑप्शन तीसरा दिया है 37 से 39, ऑप्शन चौथा दिया है 21 से 26। लेकिन इसका समुद्री जल की लवणता का जो विश्वव्यापी औसत है वो होता है 34 से 37 के बीच में, 34 से 37 के बीच में, 34 से 37 ग्राम प्रति हजार, ठीक है, ग्राम प्रति हजार। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कथन और कारण का क्वेश्चन है। ये कथन कह रहा है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 कथन कह रहा है, एंट्रोपी अवस्था में ऊर्जा प्रवाह उत्पादन से शोषण की ओर स्थानांतरित होता है। पहले तो मैं आप लोगों को एंट्रोपी बता देता हूँ।
और ये भी बता देता हूँ कि यहाँ एंट्रोपी जो है, ये भी जान लीजिए, एंट्रोपी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा यूट्रोपिक। अब दोनों का अर्थ समझा। एंट्रोपी का एक मापन की एक इकाई है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक मापन की इकाई है। मापन की इकाई, ठीक है, मापन की इकाई है। एंट्रोपी आपके मापन की इकाई है, पहला ये जान लीजिए। अब ये मापता क्या है? अब आपको पता चल गया कि एंट्रोपी क्या है, मापन की इकाई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मापता क्या है। ये मापता है डिसऑर्डर को, यानी अव्यवस्था को मापता है। अव्यवस्था, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, अव्यवस्था को मापता है। अब बताया कि एंट्रोपी आपका एक मापन की अवस्था है। एंट्रोपी मापन की जो है, मापन की एक इकाई है और मापती क्या है? अव्यवस्था या डिसऑर्डर, यानी एंट्रोपी मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर को मापने की इकाई है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। मेजरमेंट ऑफ इसका डिसऑर्डर, समझ गए? बस एक लाइन में आप बताइए कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी मापन की एक इकाई है जो मापती क्या है? अव्यवस्था को मापती है। अव्यवस्था को मापती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगा, एंट्रोपी और अच्छे समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है एक जार, इसमें है आप बर्फ़ से ढका हुआ, इसमें बर्फ़ से आधा भरा हुआ है, ठीक है, बर्फ़ से आधा भरा हुआ है। और दूसरा ये जार है। अब दूसरे जार के हिसाब से ये बता रहा हूँ कि इसी को अगर आप गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे और तो ये क्या हो जाएगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और एक है और जार, यहाँ पे इस जार में गर्म करने पर पानी भी नहीं बचता है, क्योंकि ये पानी क्या हुआ? भाप बन के उड़ गया। ये पानी भाप बन के उड़ गया, ठीक है, ये भाप बन रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो अणु थे, इसके मॉलिक्यूल थे, वो लगभग व्यवस्थित अवस्था में थे। अव्यवस्था इसमें कम थी। पहले में अव्यवस्था कम थी, दूसरे में अव्यवस्था ज़्यादा हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है दूर दूर अव्यवस्थित होने लगे, गति करने लगे। और तीसरे में मॉलिक्यूल और ज़्यादा गति करने लगे, ठीक है, अव्यवस्था इसमें और फैल गई। तो या इसमें एंट्रोपी क्या मापता है? उसमें होने वाली अव्यवस्था, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। तो इस बर्फ़ के वाले जो जार है, इससे इसकी जो सेकेंड वाला जार है जल वाला, इसमें कितना डिसऑर्डर हुआ, कितना मॉलिक्यूल इधर उधर गए, उसी डिसऑर्डर को मापता है एंट्रोपी, ठीक है, उसी अव्यवस्था को एंट्रोपी मापता है। तो इसका अब सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होगी? ये जलवाष्प की होगी, गैस की होगी, और सबसे कम की किसकी होगी? ये ठोस पदार्थ की होगी, क्योंकि ये डिसऑर्डर को मापता है। एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझा देते हैं, इसको एक एग्जांपल से और समझा देते हैं कि यहाँ एंट्रोपी रहेगा नहीं। कुछ लोग क्या क्या पढ़ा देते हैं, कुछ पता नहीं है। देखिए यहाँ पे है एंट्रोपी में एक तरह से, जैसे कि आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पिच रहती है और यहाँ एक निश्चित स्थान पे लोग रहते हैं, ठीक है, एक निश्चित स्थान पे रहते हैं जिनकी स्थिति निश्चित रहती है, ठीक है, जिनकी स्थिति क्या रहती है? निश्चित रहती है, जिनकी स्थिति निश्चित रहती है, ठीक है। लेकिन बाद में जब फुटबॉल का गेम शुरू हो जाता है, यानी इसमें देखिए अव्यवस्था कम है। जब फुटबॉल का गेम शुरू हो जाता है तो यही लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं इधर उधर, ठीक है, अव्यवस्थित हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। यानी शुरुआत में जो व्यवस्था थी, उसके सेकेंड स्टेज में, आगे में अव्यवस्था ज़्यादा फैल गई, और पहले से दूसरे के बीच जो अव्यवस्था कितनी फैली है, उसको अगर मापना है तो एंट्रोपी का प्रयोग किया जाता है। तो वहीं एंट्रोपी यूज होती है, ठीक है। अब एंट्रोपी आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे एंट्रोपी रहेगा नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, यूट्रोफिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती से एंट्रोपी दिया है, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी रहेगा नहीं, क्योंकि आपको देखिए यहाँ यूट्रोफिक क्यों रहेगा। देखिए कहा है कि एंट्रोपी अवस्था में, तो यहाँ यूट्रोफिक अवस्था में ऊर्जा प्रवाह उत्पादन से शोषण की ओर स्थानांतरित होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक होती है। तो ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से कब अधिक होती है, यूट्रोफिक अवस्था में होती है। यूट्रोफिक अवस्था में होती है, यूट्रोफिक अवस्था में होती है। यूट्रोफिकेशन जिसे कहते हैं या सुपोषण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सुपोषण कहते हैं, सुपोषण। तो सुपोषण में ही क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मांग है ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे रहेगा यूट्रोफिक अवस्था में, यहाँ पे एंट्रोपिक स्थान पे क्या रहेगा, यूट्रोफिक या सुपोषण। इंग्लिश में कहेंगे तो यूट्रोफिक रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो यूट्रोफिक रहेगा, क्योंकि यूट्रोफिक अवस्था में क्या होता है, यूट्रोफिक अवस्था में होता है कि ऑक्सीजन की मांग है, जो ऑक्सीजन की मांग है ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है। अगर उसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो बहुत आसानी से समझा देता हूँ, उसको भी समझा देता हूँ यूट्रोफिक अवस्था क्या होती है। देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई जलीय निकाय है, तालाब है, पोखरा है, कुछ भी है, तो कोई जलीय निकाय है, तो भाई उसमें जलीय निकाय जल भरा हुआ है। ठीक है, जलीय निकाय जल भरा हुआ है और इसमें शैवाल और जीव जंतु हैं, शैवाल और जीव जंतु इसमें है। क्या है, शैवाल और जीव जंतु, जिसे एल्गी कहते हैं। शैवाल और जीव जंतु हैं इसमें, जलीय जो जल में रहने वाले शैवाल है, ठीक है वो है फाइटोप्लैंक्टन, जूलोप्लैंक्टन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इस जलीय निकाय में फास्फोरस, इस जलीय निकाय में फास्फोरस और नाइट्रेट की उपस्थिति अधिक हो गई। इस जलीय निकाय में नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट की उपस्थिति अधिक हुई, फास्फोरस और नाइट्रेट की उपस्थिति अधिक हो गई। अब ये कैसे होगा, फास्फोरस और नाइट्रेट की उपस्थिति इसमें अधिक कैसे होगी। मान लीजिए कोई अनट्रीटेड सीवेज है, कोई नाली है जो अनट्रीटेड है, ठीक है, वो आके इस जलीय निकाय में गिर रही है, इस जलीय निकाय में गिर रही है। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पे कृषि का जो है फार्म है, कृषि का फार्म है, यहाँ पे कृषि का फार्म है और ये कृषि फार्म से बारिश होने पर जो कृषि में यूज होता है तो फर्टिलाइज़र उसका, उसमें से फास्फोरस और नाइट्रेट भी आ रहा है। तो फास्फोरस और नाइट्रेट यहाँ से आ गया, कृषि फार्म से आ गया। कहाँ से आ गया, कृषि फार्म से आ गया। अब एक तो इस तरह से अनट्रीटेड सीवेज से आ गया, कृषि फार्म से आ गया, यानी मिला जुला के जलीय निकाय में फास्फोरस और नाइट्रेट की वृद्धि हो गई, जिससे क्या हो गया, फास्फोरस और नाइट्रेट की वृद्धि होने से इसमें शैवाल जो शैवाल होगा वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगेगा, क्योंकि शैवाल का ये भोजन है फास्फोरस और नाइट्रेट। तो इसमें जो शैवाल है वो उसमें वृद्धि होने लगेगी, उसको पोषण मिलने लगेगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत तेज़ी से इस जलीय निकाय में वृद्धि हो जाएगी। एक समय आएगा ये पूरे ऊपर के सरफेस को क्या कर लेगी, पूरी तरह से ढक लेगी। ठीक है, ये ऊपर के सरफेस को पूरी तरह से ढक लेगी, इतना ज़्यादा वृद्धि कर जाएगी। तो सीधी सी बात है। अब देखिए क्या होगा कि नीचे वाले जो जीव जंतु या पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, अब ऊपर से आने वाला जो सूर्य का प्रकाश था वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। यानी अब देखिए जब ऊपर ये पूरे जलीय निकाय को ढक लेती है काई, ठीक है, इधर से हूँ, जब ऊपर ये जलीय निकाय से ये काई ढक लेती है इसको, तो इसे कहा जाता है एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम में क्या होता है, पूरी तरह से जलीय निकाय को ऊपर से शैवालों द्वारा ढक लिया जाता है, काई द्वारा ढक लिया जाता है, जिससे क्या होता है, आने वाला सूर्य प्रकाश इस जलीय निकाय के में नहीं पहुंच पाता है, ऊपर ही रह जाता है। तो यहाँ पे
पौधे और जीव क्या होती है, मरने लगते हैं, पौधे और जीव मरने लगते हैं। ठीक है, वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर नहीं पाएंगे, तो ये क्या कर लेंगे, मरने लगते हैं। और यहाँ पे जो अपघटक होते हैं, ये नीचे अपघटक जो होते हैं, तो उस मरने वाले जीव और पौधों को क्या करते हैं, अपघटित करने लगते हैं, अपघटित करने लगते हैं। अपघटित करने लगते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो जल है, जल में घुली ऑक्सीजन है, H2 है ना, H2 जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग अपघटक कर लेते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग अपघटक कर लेते हैं। और नीचे जो पौधे और जंतु हैं, मछलियां हैं, वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में वो मरने लगती हैं, जिससे ये पूरी तरह से ये इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो किसी भी तरीके से आप लोग ऐसा बनने से रोकिए कि एल्गल ब्लूम न बनने पाए। यानी आप ट्रीटेड सीवेज डालिए। अनट्रीटेड सीवेज को डालने पर, यानी नाले का पानी अनट्रीटेड किया गया है, साफ नहीं किया गया है, शुद्ध नहीं किया गया, परिमार्जन नहीं किया गया, वो आएगा तो फास्फोरस नाइट्रेट अपने आप, कोई औद्योगिक इकाई उसका पानी आ रहा है तो उसमें भी फास्फोरस नाइट्रेट रहेंगे, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे जैव विविधता की कमी हो जाता है, ये खराब हो जाता है। और इसमें जब जीव जंतु मरने लगेंगे तो बदबू आने लगेगी इस जल से, तो और भी वायु में सब बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये था आपका यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। यानी सुपोषण हुआ फास्फोरस और नाइट्रेट की अधिकता से, क्या हो गया, फास्फोरस और नाइट्रेट की अधिकता से यहाँ पे सुपोषण हो गया, वहाँ पे एल्गल ब्लूम बन गया, नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं गया, जिससे क्या हो गया, यहाँ पे सुपोषण के थ्रू इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा यूट्रॉफिक। तो यूट्रॉफिक अवस्था में क्या हो गया, यूट्रॉफिक अवस्था में ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है, ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है। कैसे बता दिया आपको, मांग अधिक हो जाती है। ये हो गया आपका कथन सही है। अब आगे कह रहा है कि समताप मंडल ओजोन परत के निःशोषण से संबंधित त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। समताप मंडल ओजोन परत के निःशोषण से त्वचा, हाँ, ओजोन समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसका अगर निःशेषण होगा, उस परत का डिप्लेशन होगा, तो उससे त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो व्याख्या नहीं करता। दूसरा है, काफ़ी लंबा टाइम लगा है समझाने में, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे समय देने लायक है, और जिस पे समय देने लायक नहीं है उसको मैं समय नहीं देता हूँ भाई। ठीक है, अब देखिए क्या है, सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूह में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास जैव भार बनाता है। कि ये जो तत्व दिए हैं इसमें कौन से ऐसे तत्व हैं, इसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो बायोमास का 99% भाग बनाते हैं। तो याद कर लीजिए, इसमें HOC दिया, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन, या हम इसको याद करते हैं CHO आपका जो बायोमास है, जैव भार का 99% इसी से बना है, CHO से, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा HOC या CHO। तो 28 का पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भव्य डायनासोर है भाई, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, भव्य डायनासोर के परिक्षेपण का मतलब डिस्पर्सन है, एक स्थान से दूसरे स्थान। भव्य डायनासोर के परिक्षेपण से निम्नलिखित में से कौन परिघटना है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना, ज्वालामुखी उद्गार, क्षेत्रीय भ्रंशन, वैश्विक शीतलन, महाद्वीपीय विस्थापन। तो जो भव्य डायनासोर है उसका जो विस्थापन हुआ था, परिक्षेपण हुआ था, वितरण हुआ था, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के कारण हुआ था। महत्वपूर्ण घटना कौन है, महाद्वीपीय विस्थापन की। तो 29 का चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
भव्य डायनासोर का परिक्षेपण कौन सी महत्वपूर्ण परिघटना है? तो महाद्वीपीय विस्थापन महत्वपूर्ण परिघटना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चौथा, महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रटे रटाए क्वेश्चन से थोड़ा से हट के पूछा है, क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया कि जो रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून 1952 के दौरान पर्यावरण विकास पर आयोजित यूएन सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये अध्यक्षता पूछ दिया था कि किसने किया था। भाई बहुत फेमस सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन है। तब ये किसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन 1 दिया है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन दूसरा है मॉरिस एम स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन तीसरा दिया है टोनी ब्लेयर, ऑप्शन चौथा दिया है रैचल कार्सन। तो इसका जो सही आंसर है मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या है? मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग महोदय ने रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण विकास पर 1992 में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। देखिए उत्सर्जक है, एक उत्सर्जक तत्व है। 6 मान पदार्थ ज्वालामुखी, महासागर, वन अग्नि। तो वन अग्नि के अगर आती है तो क्या होता है? सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं धुआं हो जाता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डी का मिला लीजिए आप पहला, डी का पहला 2 में, अभी आगे मिला लीजिए महासागर यानी साल्ट, लवण स्प्रे, इसको मिला लीजिए महासागर को लवण स्प्रे से। तो यानी सी का दूसरा, ये आपका दूसरा आंसर पहले ही मिल गया इसी से, 2 ही ऑप्शन से। अब ज्वालामुखी से आप देख लीजिए, यानी ज्वालामुखी बी का हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ज्वालामुखी सल्फर ऑक्साइड। और क्या 6 मान पदार्थ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। 6 मान पदार्थ से मेथेन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड, 6 मान ये पदार्थ जो होता है उससे क्या होता है सॉरी पदार्थ कह रहे हैं, पादप होता है, उसमें मेथेन CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्सर्जन होता है। तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, 6 मान पदार्थ से हाइड्रोजन सल्फाइड। 31 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विविभाजन की नींव रखी है? किस विद्वान ने रखी है? इमैनुअल कांट, बर्नहार्ड वारेनियस, सेबेस्टियन मोनस्टर और पीटर एपियन। क्या पूछा है? सामान्य बनाम विशेष भूगोल, तो वारेनियस महोदय का है। बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विविभाजन की नींव किसने रखी? बर्नहार्ड वारेनियस महोदय ने रखी। इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित नहीं है, यानी 3 मेल खाते हैं, एक मेलित नहीं है, वो खोज के बताइए कौन सा मेलित नहीं है। अल मसूदी रूट सैंडल, अल बलाखी किताबुल अशकल, अल बरूनी किताबुल हिंद, इब्न खालदून मुकद्दिमा। तो इब्न खालदून मुकद्दिमा बिल्कुल सही है। अल बरूनी किताबुल हिंद ये भी सही है। और दूसरा अल बलाखी की किताबुल अशकल भी सही है। और ये अल मसूदी की रूट्स एंड रिल्म नहीं है, रूट्स एंड रिल्म पुस्तक अल मसूदी की नहीं है। ठीक है, तो किसकी है? जो रूट्स एंड रिल्म है ये इब्न हाकल महोदय की है। रूट्स एंड रिल्म किसकी पुस्तक है? इब्न हाकल महोदय की है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला सुमेलित नहीं है। इसका 33 का पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि रूट्स एंड रिल्म किसकी पुस्तक है? इब्न हाकल महोदय की। यहाँ पे अल मसूदी दिया है, तो 30 का पहला आंसर 33 का पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन पहला दिया है R.E. हार्टन, ऑप्शन दूसरा दिया है डार्विन, ऑप्शन तीसरा दिया है पिंक, ऑप्शन चौथा दिया है मेलॉर्ड। तो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी का प्रतिपादन किया था R.E. हार्टन महोदय ने। कब किया था? 1933 में किया था। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी का प्रतिपादन R.E. हार्टन महोदय ने कब किया था? 1933 में
किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर दिया। किस विद्वान ने व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर दिया था? ऑप्शन पहला जॉनसन, ऑप्शन दूसरा किर्क, ऑप्शन तीसरा बर्टन, ऑप्शन चौथा ग्रेगरी। तो किर्क महोदय ने व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर दिया था। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा सही। 35 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए रेडजल, ट्राल्ट, हैटनर और पेस्चल ये दिया है। तो योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ता सही अनुक्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए पेस्चल महोदय थे। ठीक है, पेस्चल महोदय थे सबसे पहले। पेस्चल देखिए पेस्चल 2 में दिया है, आगे देखते हैं। ये पेस्चल का जन्म हुआ था आपका 1826 में। पेस्चल 1826 में। ठीक है, पेस्चल महोदय का 1826 में जन्म हुआ था। फिर उसके बाद आपको हैटनर महोदय थे। देखिए दूसरे में हैटनर दिख रहे हैं। फिर आपके हैटनर महोदय जिनका जन्म हुआ था कब, सॉरी हैटनर कह रहे हैं। उसके बाद रेडजल महोदय होंगे, सॉरी फिर से बता देता हूँ, क्योंकि पेस्चल का था 1826 में जन्म हुआ था पेस्चल महोदय का, पेस्चल का। फिर उसके बाद रेडजल महोदय का हुआ था 1844 में, और हैटनर महोदय का हुआ था 1859 में। 1859 की घटना और भी जानते हैं ना आप? जन्म किसका हुआ था? रिटर एवं हुम्बोल्ट का। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859। 1859 में देखिए हैटनर का जन्म भी हुआ था। ठीक है, 1859 में हैटनर का जन्म हुआ था। 1859 में डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आई थी। 1859 में हम्बोल्ट का जो है जन्म हुआ था, सॉरी हम्बोल्ट की मृत्यु हुई थी, और 1859 में रिटर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। लेकिन हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या होगा, ये जन्म हुआ था किसका? हैटनर का। फिर लास्ट में आपके कार्ल ट्रोल महोदय हैं, उनका जन्म हुआ था क्या? 1899 में। ठीक है, तो क्रम हो गया 1826, 1844, 1859, 1894, सॉरी 1899, 94। तो देखिए पेस्चल, रेडजल, हैटनर और ट्रॉल। पेस्चल, रेडजल, हैटनर और ट्रॉल, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रहन सहन के विभिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न संकल्पनाओं में से किससे संबंधित है? प्रायिकतावाद से, निश्चयवाद से, संभाव्यवाद से, स्टॉप एंड गो निश्चयवाद से। तो किससे संबंधित है यहाँ पे? संभववाद से। यहाँ जो संभाव्यवाद दिया है इसको इंग्लिश में दिया है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो ये किससे संबंधित कि भाई रहन सहन के तरीके तो भिन्न हैं, रहन सहन के तरीके और भिन्न संस्कृति के लोग एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रख रहे हैं। एक ही कुछ पर्यावरण है लेकिन जो है तरीका उनका अलग अलग है। तो ये किस में आता है? पॉसिबिलिज्म में है, संभववाद है। ठीक है, उस पर पर्यावरण का उतना असर नहीं पड़ रहा है जिस तरह से बताया जाता है कि डिटर्मिनिज्म में पड़ता है। ठीक है, पॉसिबिलिज्म में वैसा नहीं पड़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, संभववाद। चलिए संभाव्यवाद की विचारधारा या संभववाद, यहाँ देखिए पॉसिबिलिज्म था, पॉसिबिलिज्म। ठीक है, संभववाद का संभाव्यतावाद जो दिया है, या संभववाद का सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया? संभववाद को किस विचारधारा ने विकसित किया था? रशियन, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच। तो फ्रेंच महोदय कह रहे हैं, फ्रेंच संप्रदाय ने विकसित किया था आपका पॉसिबिलिज्म। ठीक है, पॉसिबिलिज्म किसने विकसित किया था? फ्रेंच पंथ ने विकसित किया, फ्रेंच के लोगों ने विकसित किया था। और डिटर्मिनिज्म पूछ दिया या निश्चयवाद तो आपका जर्मन संप्रदाय हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? चौथा, फ्रेंच संप्रदाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रेडरिक हेर्ज़ल का, रिचर्ड हडसन को, विडाल डी ला ब्लास को और जीन ब्रोन्स को। किसे जाता है? तो विडाल डी ला ब्लास को जाता है, विडाल डी ला ब्लास को जाता है। 39 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूल चूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? संरचनावाद था, उत्तराधुनिकतावाद था, मानवतावाद था या प्रमाणीकरण था? या प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सांख्यिकी वाद, इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं भाई, क्वांटिटेटिविज्म, क्वांटिटी रिवोल्यूशन, ठीक है, क्वांटिटी नहीं भाई, स्टैटिक रिवोल्यूशन, सांख्यिकी क्रांति, ठीक है। तो ये प्रमाणीकरण होगा क्योंकि भूगोल के भाव और उद्देश्य में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। कहने का अर्थ है कि भूगोल के भाव और उद्देश्य के स्थान पे उस समय क्या कहने लगे लोग? उस समय कहने लगे कि यहाँ ये भूगोल एक सैद्धांतिक विषय भी होना चाहिए, एक गणितीय विषय भी होना चाहिए, इस सिद्धांतों का निर्माण हो, गणित का प्रयोग हो, तो इससे जो है इसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी, भूगोल विषय की प्रासंगिकता उस समय बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटिफिकेशन या प्रमाणीकरण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वांटिफिकेशन या प्रमाणीकरण। चलिए 40 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 41। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? न्यूनतम लिंगानुपात किस में दर्ज किया गया था? उत्तराखंड में कि पश्चिम बंगाल में कि तमिलनाडु कि हिमाचल प्रदेश? तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है वो पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया था क्योंकि जो उत्तराखंड का है आपका 963, उत्तराखंड का है 963, ठीक है। और तमिलनाडु का कितना है? 996, तमिलनाडु का 996, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का क्या है? पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल, ये है आपका 950। और हिमाचल प्रदेश का है HP 972। तो किसका सबसे कम होगा? वेस्ट बंगाल 950। पूछा क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया था? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। कह रहा UN डेमोग्राफिक ईयर बुक 2010 के अनुसार किस देश में उच्चतम जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर व्यक्ति में दर्ज किया गया था? भारत में दर्ज किया गया था कि जापान में कि बांग्लादेश में कि पाकिस्तान में? पूछा क्या है? उच्चतम जनसंख्या घनत्व। तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में दर्ज किया गया था। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1144 प्रति व्यक्ति वर्ग की में दर्ज किया गया था, प्रति व्यक्ति वर्ग में 1144, ठीक है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। आप लोग इसको और अपडेट रहिएगा, आप अगली बार क्वेश्चन जब पूछेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रभाव सीमा चित्रांकित करता है? किसकी? सेंट्रल प्लेस थ्योरी, केंद्रीय स्थान सिद्धांत की। देखिए ऑप्शन पहला दिया है, थोड़ा सा ऑप्शन पहला दिया है, वह बिंदु जहाँ पर उपभोक्ता आवागमन न्यूनतम है। ऑप्शन दूसरा दिया है, वह दूरी जो कि उपभोक्ता सेवा के लिए तय करेगा। सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक संख्या, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन बताया था मैं पिछली वीडियो में, कई बार बताया इसको। देखिए सेवा केंद्र का आर्थिक आधार, चौथा सेवा केंद्र का आर्थिक आधार। तो इसका सही का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय स्थान से प्रभाव सीमा क्या चित्रांकित करता है कि सेवा क्षेत्र का समर्थन करने के लोगों की आवश्यक संख्या। यानी किसी भी
कोई भी दुकानदार है किसी वस्तु को अगर बेचता है तो उस वस्तु को खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या है कि नहीं, अगर है तो वो व्यापार में बना रहेगा। तो उसी को थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, सेवा का समर्थन के लिए लोगों की आवश्यक संख्या या न्यूनतम संख्या। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित राज्यों के किस समूह ने 2011 की जनगणना में 950 से अधिक लिंगानुपात दर्ज किया। 950 से अधिक लिंगानुपात किसने दर्ज किया? तो यहाँ से देख लीजिए आप, तो हरियाणा तो सबसे कम था, हरियाणा का बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है, तो उस पर तो आप जाएंगे नहीं। सॉरी, लिंगानुपात सर्वाधिक कम था, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो यही है, तो इसमें हो जाएगा। क्योंकि कितना है लिंगानुपात? 2011 की जनगणना अनुसार 879 था, तो 879, इसकी तो कोई बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। पूछा है कि 950 से अधिक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कितना था? 912, सॉरी 912, तो उत्तर प्रदेश ये भी 950 से कम हो जाएगा। इसमें भी देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये भी कट जाएगा। तो आपको बचा क्या? 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, 2 ठो यूपी की वजह से कट गए, 1 हरियाणा की वजह से कट गया। बचा क्या? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। 950 से अधिक लिंगानुपात किसने दर्ज किया था? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना ने। देखिए सेंट्रल प्लेस थ्योरी से फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। अच्छा, ये फिगर ही बना के केवल कहा है कि नीचे दिए गए आरेख द्वारा निम्नलिखित में किस मॉडल की व्याख्या होती है। ये जो मॉडल दिया है, ये जो चित्र दिया है, ये किस मॉडल की व्याख्या इसमें करने का प्रयास किया गया है। वेबर का मॉडल है, केंद्रीय स्थल मॉडल है, वान थ्यूरियन मॉडल है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल। अभी बचा केंद्रीय स्थल सिद्धांत है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है, यहाँ जो प्रक्षेत्र देखिए दिया है यह, और देहली दिया है, देहरी जिसे आप कहते हैं। तो प्रक्षेत्र मतलब कि कोई भी उपभोक्ता, ये यहाँ तो ये दिया प्रक्षेत्र, कोई भी उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, यानी प्रक्षेत्र को क्या कहेंगे? वह अधिकतम दूरी जिसकी यात्रा कोई उपभोक्ता उस वस्तु के लिए खरीदने के लिए करेगा, तो उसे कहा जाता है वस्तु का परिसर। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु को खरीदने के लिए कोई उपभोक्ता कितनी दूरी तय करेगा, वही क्या हो जाएगा? उस वस्तु का परिसर होता है, उस वस्तु का परिसर, या जिसे प्रक्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का परिसर अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु, भाई किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए 30 किलोमीटर तय कर सकें। अभी कोई बाइक लेना है, आप गांव में है, तो आप 30 किलोमीटर तय कर लेंगे कोई, तो उसका परिसर अलग हुआ। अगर वही चीज़ उसी स्थान पे आप हैं अपने घर से, अगर लेना हो आपको, मान लीजिए कोई दाल लेनी हो, दाल लेने के लिए आप इतने दूरी थोड़ी नहीं तय करेंगे, आप एक निश्चित दूरी तय कर लेंगे। तो प्रत्येक वस्तु की जो प्रक्षेत्र होता है या वस्तु का परिसर होता है वो अलग अलग होता है। ये किस में बताया गया? केंद्रीय स्थान सिद्धांत। अब देहरी क्या है? यानी वही अभी पुराने क्वेश्चन में बताया ना, किसी वस्तु, ये देखिए सेम वही क्वेश्चन पूछा है, वस्तु सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक संख्या या न्यूनतम संख्या। सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक या न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? देहरी कहते हैं, या देहली यहाँ पे दिया है। तो ये आपका किस में बताया गया? के केंद्रीय स्थान सिद्धांत या सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है, तो 45 का जो है दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि इसमें क्या है, नीचे दिए गए आरेख में वक्रों द्वारा शहर के बीच जनसंख्या के वितरण का पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, चित्रांकित करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी कर्व दिया है, इंग्लिश में आप पैटर्न देखें, डी कर्व क्या दर्शाता है, इसमें बताया है, पूछा है डी कर्व। तो डी कर्व क्या दर्शाता है पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सभी क्या दर्शाता है वो बता देता हूँ। डी कर्व की बात छोड़िए, सभी कर्व क्या दर्शाते हैं यहाँ पे सभी को बताता। हो सकता है आज डी कर्व पूछा है, कल ए पूछ ले, परसों सी पूछ ले, अगली बार जो है बी पूछ ले। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सा है।
चलिए देखिए, ये है आपका जो डी कर्व है। पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। डी कर्व है, ये है आपका बाइनरी कर्व। इसे क्या कहते हैं? बाइनरी कर्व। ठीक है, बाइनरी कर्व, बाइनरी ऑर्डर। ठीक है, और ये है जो ए वाला है, इसको कहते हैं प्राइमरी ऑर्डर, प्राइमरी कर्व। ठीक है, प्राइमरी पैटर्न, बाइनरी पैटर्न और ये प्राइमरी पैटर्न। और जो सी है, ये जो सी एकदम सीधी रेखा में है, इसे कहते हैं रैंक साइज रूल पैटर्न। रैंक जीके जीफ महोदय का था ना, रैंक साइज रूल, किसका है? जीके जीफ का। तो ये हो जाएगा रैंक साइज रूल पैटर्न। ठीक है, और ये जो बी वाला है, ये देखिए, ये है आपका स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न। क्या है? स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न, स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न। ठीक है, तो यही आपका पूछा था। यानी देखिए, अब आपको ये जो डी कर्व है, यही पूछा था। डी कर्व इसमें क्या दर्शाता है? तो डी कर्व क्या दर्शाता है? बाइनरी पैटर्न को दर्शाता है, बाइनरी पैटर्न। ठीक है, डी कर्व बाइनरी पैटर्न हो गया। और देखिए यहाँ पे अगर ये पूछ ले आपसे, यहाँ तो हालांकि आपका आंसर हो गया यहाँ द्विखंडी, देखिए बाइनरी पैटर्न तीसरा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ए कर्व इसमें क्या दर्शाता है, ये रैंक साइज रूल का जो है कहानी है। रैंक साइज रूल का कहानी क्या फिगर है। अब पूछ दे कि अगर ए कर्व क्या दर्शाता है, तो ये प्राइमरी पैटर्न को दर्शाता है, प्राइमरी पैटर्न को दर्शाता है। और इसी तरह आपको अगर ये पूछ ले कि ये जो सीधी रेखा में है, ये क्या दर्शाता है, यानी सी क्या दर्शाता है, तो सी क्या आता है? रैंक साइज रूल पैटर्न, रैंक साइज रूल पैटर्न। ठीक है, और बी बता दिया, जो ये है, ये स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न बताता है, स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न, स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न। ठीक है, सब बता लेंगे आप। बता दिया कि जो है ये डी क्या दर्शाता है? बाइनरी पैटर्न। और बी क्या दर्शाता है? स्टेप्ड ऑर्डर पैटर्न। और ये आपका जो है ए क्या दर्शाता है? प्राइमरी पैटर्न। और जो सीधी रेखा में है सी, ये दर्शाता है आपका रैंक साइज रूल पैटर्न, रैंक साइज रूल पैटर्न। ठीक है, जीके जीफ महोदय दिया गया था 1949 में। तो यही केवल पूछा था कि इसमें ये जो रेखाएं हैं वो कौन से पैटर्न को दर्शाती हैं। ठीक है, तो यही आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है, पूछा कौन सा था? पूछा ये था कि ये आपका डी पैटर्न कौन सा दर्शाता है। यहाँ पे डी कर्व पूछा था, इंग्लिश में देखेंगे आप तो उसमें लिखा है डी कर्व कौन सा है, क्या दर्शाता है। तो ये द्विखंडी दर्शाता है या बाइनरी पैटर्न को दर्शाता है। ठीक है, बाइनरी को दर्शाता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है। इसको आपको मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए मिला देते हैं, बहुत आसान सा है, देखने से बहुत अच्छे से फिगर भी बनाया है। अब देखिए यहाँ पे ये एक रेखा नुमा है, एक लाइन नुमा है। तो ये कैसा पैटर्न है? आपका रेखी पैटर्न है। ए का तीसरा हो जाएगा, ए का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा। अब ये देखिए एक जगह सहत है, यानी ये जो बी वाला पैटर्न है, बस्ती संरेखण है। ये जो बी वाला जो चित्र है, ये गुच्छित क्लस्टर को दर्शाता है। ये लीनियर हो गया, लीनियर, और ये हो गया क्लस्टर। ठीक है, ये क्लस्टर यानी गुच्छित को दर्शाता है, एक जगह सहत है। और देखिए ये इस तरह से है आपका, ये इस तरह से है। तो ये कौन सा पैटर्न दिखाता है? ये तारानुमा पैटर्न दिखाता है, यानी बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा, और सी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा। और ये डी वाला देखिए समवितरण को, एक बचा भी, ये समवितरण को दर्शाता है, एकदम साफ पता चल रहा है, समान डिस्टेंस पे है।
समान आर्डर में है, ये क्या हो जाएगा, यानी पहला। तो कोड देख लेते हैं, जिसमें 3 4 2 1 सही होगा, वही उसका सही आंसर होगा। 3 4 2 1, देखिए 3 4 2 1 है, इसमें दूसरे वाले में सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इसको मिला तो दिया ही था मैं, देख लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा का विभव उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इंगित करता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा का विभव उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इंगित करता है। पहला, जनसंख्या का आकार और दूरी के साथ प्रत्यक्ष संबंध। दूसरा, जनसंख्या का आकार और दूरी दोनों के साथ विपरीत संबंध। तीसरा दिया है कि जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध। और चौथा दिया है दूरी के साथ प्रत्यक्ष संबंध और जनसंख्या के साथ विपरीत संबंध। अब क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार पूछा है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार पूछा है आपका क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा का विभव कौन सा कथन इंगित करता है। ठीक है, देखिए जनसंख्या का आकार और दूरी के साथ जो प्रत्यक्ष संबंध है, ये तो सही है आपका। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा एक कथन इंगित करता है गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार, तो सही तो है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार जो इंगित करेगा, गुरुत्वाकर्षण मॉडल में बताया गया था कि जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध होता है। जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष, देखिए कहाँ पे है, जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा तीसरा, कि जनसंख्या के आकार के साथ जो प्रत्यक्ष संबंध है, जनसंख्या के आकार का प्रत्यक्ष संबंध है, दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध होता है उसका। ठीक है, दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ दिया है सांख्यिकी शब्द है, दूसरी तरफ व्याख्या है। देखिए कोहार्ट है, प्राकृतिक वृद्धि है, कुल प्रजनन दर है, आश्रिता दर है। तो आश्रिता दर समझते हैं आप, भाई आश्रित हैं जो, तो पहले ही इसी को मिला लीजिए कि देखिए आश्रिता किसमें दिया है कि उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का मान, आश्रिता दर, उत्पादक वायु समूह में आश्रितों की संख्या का मान। डी का हो गया चौथा। अब एक ही से आपका तो आंसर निकल गया, डी का चौथा ही दूसरे में है, दूसरा आंसर सही है। चलिए मिला देते हैं, कुल प्रजनन दर क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा तीसरा। कुल प्रजनन दर का मतलब स्त्री अपने गर्भ धारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या। गर्भ धारण करने की आयु का मतलब क्या है, 15 से 49। 15 से 49 की आयु में स्त्री कितने बच्चों को जन्म देती है, वही हो जाएगा उसका कुल प्रजनन दर। ठीक है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और बी का देख लीजिए, प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकलती है कि अशोधित जन्म दर में से अशोधित अगर मृत्यु दर घटा देंगे तो प्राकृतिक वृद्धि निकल जाएगी। तो मृत्यु दर घटा जन्म दर दिया है, यहाँ पे अशोधित जन्म दर या मृत्यु दर भी वही है। ठीक है, लास्ट में बचा आपका कोहॉर्ट। कोहॉर्ट क्या है, विशिष्ट सर्व सामान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह। विशिष्ट सर्व सामान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या का समूह, इसे क्या कहा जाता है, कोहॉर्ट। ठीक है, इसको कहा जाएगा कोहॉर्ट। तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ए का दूसरा। देखिए ए का दूसरा हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि पहला, यानी ए जो है दूसरा आंसर सही हो जाएगा। कुल प्रजनन दर स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण की आयु के बच्चों की संख्या, आश्रिता दर, तो 49 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
किस समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक दर्ज की गई थी। 1/4 से अधिक दर्ज की गई थी। कौन सा है भाई? देखिए ऑप्शन दे दिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन उत्तर प्रदेश तो रहेगा ही, उसके बिना 1/4 कहाँ होने वाला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये उत्तर प्रदेश तो लेना है। उत्तर प्रदेश हमने दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद आप ले लीजिए मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश के साथ कर्नाटक को ले लीजिए। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जो जनसंख्या थी वो 1/4 से अधिक थी। 1/4 से अधिक कैसे हो गई थी? क्योंकि हो गया अब मोटी मोटा 20 करोड़ जनसंख्या किसकी थी? 19,96,00,000 2011 के अनुसार 20 करोड़ लगभग जनसंख्या किसकी थी? यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की। और जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी वो लगभग 7 करोड़ थी, और जो कर्नाटक की जनसंख्या थी वो लगभग 6 करोड़ थी। तो 20 7 27 और 27 6 हो गया 33, और पूरी जनसंख्या थी 1,21,00,000,000। 1,21,00,000,000 तो कितना हुआ? 3 चौका 12 ऐसे, और 3 चौका 12 यानी 132 ऐसे ही हो जाएगा। तो लगभग 1/4 जनसंख्या किसकी हो गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की। ये तीनों को मिला जाए 1/4 से अधिक जनसंख्या, एक क्योंकि 20 करोड़ हो गया, 7 करोड़ हो गया, और ये 6 करोड़ हो गया। इस तीनों मिला के होगी इसकी 33 करोड़ हो गई जनसंख्या। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है।